नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में आज डीप फेक और फेक वीडियो की एंट्री हो गई। दिल्ली में केस दर्ज हुआ। दिल्ली की पुलिस तेलंगाना तक पहुंच गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। रेवंत रेड्डी के फोन की जांच भी की जाएगी। इस मामले में असम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव में डीप फेक के इस्तेमाल पर चिंता जताई, लोगों से सावधान रहने को कहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की लीडरशिप में बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। इस वीडियो को फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की और कांग्रेस के नेता अब इस मामले में सफाई देते हुए घूम रहे हैं। असल में हुआ यह कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा, तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो जहां जहां गैर संवैधानिक तौर पर मुस्लिम आरक्षण लागू है उसे खत्म किया जाएगा। लेकिन उनके वीडियो को एडिट कर दिया गया। मुस्लिम शब्द हटाकर दलित आदिवासी जोड़ दिया गया। यानी अमित शाह को यह कहते हुए दिखाया गया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो गैर संवैधानिक तौर पर लागू दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण तुरंत खत्म कर देगी। क्योंकि आवाज अमित शाह की थी, शक्ल अमित शाह की दिखाई दे रही थी, एडिटिंग इतनी सफाई से की गई थी, किसी भी सुनने वालों को लगा कि अमित शाह ने यही कहा होगा, बीजेपी की सरकार आरक्षण को खत्म करेगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के जरिए कई प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया। इसके बाद बीजेपी हरकत में आई, पुलिस एक्शन हुआ, चुनाव आयोग से शिकायत की गई। बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन के दौरान इसकी हकीकत बताई। लेकिन सवाल है कि आखिर इस वीडियो का तेलंगाना से क्या कनेक्शन? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तक पुलिस क्यों पहुंची? कांग्रेस का इस वीडियो से क्या कनेक्शन? विरोधी दलों के नेताओं ने कैसे आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की और बीजेपी ने इसका क्या जवाब दिया? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की बात में। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि कर्नाटक की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान झूठ फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के इस्तेमाल पर क्या कहा। आजकल एक और चिंता का विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती हैं और हम भी कभी देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा आया। आज दुनिया में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी के हैं तो जो पहले 2-3 नाम है उसमें आपका एक मोदी है। क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी इस प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक FIR करना पड़ा, वो लोग सारे पकड़े गए। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जागरूक रहने की जरूरत है।
ये कोई भी फेक चीज आए उस पर भरोसा मत करना। ये मोदी जो है ना, सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही, उस वक्त अमित शाह के डॉक्टर वीडियो के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू हो चुका था। दिल्ली पुलिस हैदराबाद पहुंच चुकी थी, असम की पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। कहां क्या हुआ यह आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आखिर अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ कैसे की गई, कैसे पूरे भाषण का मतलब बदल दिया गया। असल में अमित शाह की जिस रैली के भाषण के वीडियो में गड़बड़ी की गई, वो तमिलनाडु की इलेक्शन रैली का था। इस भाषण में अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन इसमें से मुस्लिम शब्द हटाकर SC/ST शब्द डाल दिया गया और ऐसा बना दिया गया जैसे अमित शाह कह रहे हो कि SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको फेक और रियल दोनों वीडियो दिखा देता हूं और फर्क साफ समझ आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC/ST और OBC का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC/ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह का यह फेक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई। क्योंकि अमित शाह का यह वीडियो तेलंगाना में कांग्रेस की स्टेट यूनिट के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया, इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हैदराबाद में कांग्रेस के दफ्तर में पहुंची। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए नोटिस इशू किया। रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के नेता सतीश, नवीन, शिवशंकर और अस्मा तस्लीम को भी नोटिस सर्व किया गया। इन सभी लोगों से अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स साथ लाने को कहा गया है। इन पर IT एक्ट और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश की धाराओं के तहत केस फाइल किया गया है। जिस वक्त दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को नोटिस सर्व किया, रेवंत रेड्डी उस समय कलबुर्गी में प्रियंका गांधी की एक चुनावी सभा में थे। उन्होंने वहीं से बीजेपी को जवाब दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी अब तक चुनाव में ED, CBI और इनकम टैक्स का ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट में दिल्ली पुलिस का नाम भी जुड़ गया। रेवंत रेड्डी ने कहा, सोशल मीडिया में किसी ने कुछ पोस्ट किया और दिल्ली पुलिस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने पहुंच गई। चुनाव में हार के डर से बीजेपी ये सब करवा रही है, लेकिन जनता वोट के जरिए इसका जवाब देगी। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ED, इनकम टैक्स, CBI को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी की बात सही है कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि वो तेलंगाना में कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से अमित शाह का एडिटेड वीडियो पोस्ट किया गया था और वो राज्य में इस स्टेट के अध्यक्ष हैं। और एक्शन सिर्फ तेलंगाना में नहीं हो रहा, एक्शन असम में भी हुआ और इसकी जानकारी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। हिमंता ने लिखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह के फेक न्यूज पोस्ट करने के मामले में असम पुलिस ने रीतम सिंह नाम के लड़के को अरेस्ट किया है। इसके बाद असम पुलिस ने भी प्रेस रिलीज जारी की
और बताया कि रीतम सिंह के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। रीतम सिंह असम में कांग्रेस के वॉर रूम का कोऑर्डिनेटर है। उसने भी अमित शाह के डॉक्टर वीडियो को शेयर किया था। हालांकि जैसे ही इस मामले में एक्शन शुरू हुआ तो उसने इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन से डिलीट कर दिया। अमित शाह भी आज असम में थे। गुवाहाटी में उन्होंने रोड शो किया। यहां इंडिया टीवी के संवाददाता पीनास त्यागी ने उनसे इस वीडियो के बारे में सवाल पूछा। अमित शाह ने बताया कि विपक्ष कितने भी फेक वीडियो फैला ले, उससे इसका कोई फायदा नहीं होगा। अमित शाह जी, आपका बयान जो है आरक्षण को लेकर, फेक बयान जो है आपका, वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है और आज असम से भी एक शख्स को उस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। कितना बड़ा चिंता का विषय? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देश की जनता जानती है कांग्रेस हार के कगार पर है, इसलिए इनके प्रमुख लोग इस तरह के डॉक्टरेट बयानों को सर्कुलेट कर रहे हैं। ये बयान फर्जी पने से देश की जनता का हृदय जीता नहीं जाता। ये बयान आया कहाँ से ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ? आपने कभी ऐसा कुछ कहा था आरक्षण को लेकर? नहीं, मुझे बताया गया तमिलनाडु से किसी ने मॉर्फ कर सर्कुलेट किया है। मेरा ओरिजिनल टैप भी अब सर्कुलेट हो चुका है कि मैं क्या बोला था। मैंने मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कर दी, उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी के सहारे पर एसटी, एससी, ओबीसी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण की समर्थक है, हटाने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण को, देखिए मेरा फेक वीडियो प्रसारित करने से ज्यादा पोलराइज करने का क्या प्रयास हो सकता है? हम नहीं कर रहे, हमने एक भी फेक वीडियो सर्कुलेट नहीं। इस बीच अमित शाह के फेक वीडियो का मुद्दा चुनाव आयोग पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की लीडरशिप में बीजेपी के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। चुनाव में इस तरह के फेक और एडिटेड वीडियोस के जरिए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की। चुनाव के पूरे प्रोसेस को जिस तरह से डीप फेक और मॉर्फ वीडियो के जरिए से, नकली वीडियो के जरिए से कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव के प्रोसेस को डिरेल करना चाहती है, उसको प्रॉब्लम में डालना चाहती है, उसके विरोध में जाके आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत की है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से डीप फेक मैसेज डाल के जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा हमने इलेक्शन कमीशन से आज निवेदन किया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की शिकायत की तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंचा। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से बीजेपी के खिलाफ 20 शिकायतें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की कॉपी सौंपी और कहा ये नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जब कांग्रेस के नेताओं से अमित शाह के डॉक्टर्ड वीडियो के बारे में पूछा गया तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कम से कम बीजेपी को तो फेक न्यूज पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके नेता दिन रात यही काम करते हैं। सूप तो सूप, बोले छलनी जिसमें 72 छेद। फेक न्यूज की, काट छाट की वीडियो की बात भारतीय जनता पार्टी जितना ना करे उतना अच्छा है। जिस वीडियो पर एफआईआर हुई है वो भाजपा के नेताओं ने चलाया है, वो भाजपा के सोशल मीडिया ग्रुप्स पे चल रहा है, उनके व्हाट्सएप पे चल रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। और असली बात यह है कि इनके नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने राहुल जी का वायनाड का बयान उदयपुर के साथ चलाया। ये लोग बात करेंगे, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे वीडियो काट छाट का। कांग्रेस के आधिकारिक चैनल हमेशा सत्य करता है और हमारा मानना है कि सत्य इनके लिए इतना भयावह है कि हमें झूठ के सहारे की जरूरत नहीं है। हम फेक न्यूज की फैक्ट्री नहीं चलाते हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी चलाती है। और मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आ जाने दीजिए हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के नेता तो चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फेक वीडियो, डीप फेक के मुद्दे को जनता की अदालत में ले गए। मोदी ने आज अपनी हर रैली में इस पर बात की। कर्नाटक के बाद जब मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने सतारा के लोगों से कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के जमाने में जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं,
जो समाज को भड़काने और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मोदी ने कहा, पुलिस तो इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है चुनाव आयोग भी इस मामले को गंभीरता से लेगा। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सातारा की पवित्र धरती से देशवासियों को कहना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथियों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। उसको फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुकसान कर देगी, क्योंकि कानून बहुत कड़क है और मैं नहीं चाहता हूं कि निर्दोष नागरिक इसके शिकार हो जाए। मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ओर के कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं। सरकार पूरी तरह सच्चाई के साथ रहेगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। टेक्नोलॉजी के जमाने में असली नकली में फर्क करना मुश्किल है। नेता वही, आवाज वही, हाव भाव वही, लेकिन शब्द नकली। ये फिल्मों में हो, टीवी सीरियल्स में हो तो समझ आता है, लेकिन जब चुनाव के दौरान नेताओं को ऐसा बोलते हुए दिखाया जाए जो उन्होंने कहा ही नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आजकल हर हाथ में मोबाइल है, सबके फोन में व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स हैं। एक नकली वीडियो कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और लोग इसे सच मानकर इसे फॉरवर्ड भी करते हैं। इसलिए ये खेल भयानक है, लोकतंत्र के लिहाज से खतरनाक है। क्योंकि लोगों के पास वीडियो की असलियत जानने का कोई जरिया नहीं होता, उसकी प्रामाणिकता को कैसे पहचाने ये नहीं कोई रास्ता होता। इसलिए कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि बिना सोचे समझे किसी वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। कई बार आप इसकी वजह से मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। आईटी एक्ट बहुत सख्त है। अगर आप किसी गलत वीडियो को पोस्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं तो जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा, सावधान रहिए। जहां तक विरोधी दलों के नेताओं का सवाल है तो आज यह भी साफ हो गया कि अमित शाह का नकली वीडियो जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत फैलाया गया। क्योंकि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने रैलियों में कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर ली है और कहा कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने
तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली यही कहा। राहुल आज गुजरात में थे। पाटन की रैली में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह कि बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो आरक्षण लागू नहीं होता। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। इस चुनाव में सारे लोगों को पता लग गया है कि आक्रमण लोकतंत्र पे है, आक्रमण संविधान पे है, आक्रमण रिजर्वेशन पे है। जो बात राहुल ने पाटन की रैली में कही, वही बात अखिलेश यादव ने आगरा और एटा की रैलियों में दूसरे लफ्जों में कही। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग आरक्षण की घोर विरोधी हैं। वो संघ के इशारे पर धीरे धीरे रिजर्वेशन को खत्म करते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लेटरल एंट्री के नाम पर बिना आरक्षण के सरकारी पद भरे जा रहे हैं। सेना में अग्निवीर योजना इसी रणनीति का हिस्सा है और हो सकता है कि तीसरी बार सरकार बने तो पुलिस वालों की नौकरी भी बस 3 साल की हो जाए। ये दोबारा सरकार में आ गए तो ये जो खाकी वाले घूम रहे हैं, कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स में नौकरी आ गई, क्या उसमें आरक्षण होगा? और ये अगर भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है। सारण में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन करवाने पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि अब लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, संविधान और आरक्षण को बचाने की है। लालू ने कहा, संविधान को बचाने के लिए ही सारे दल इकट्ठा हुए हैं और सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। इसके बाद लालू ने अपने चिर परिचित अंदाज में भोजपुरी गीत गुनगुनाते हुए कहा कि बीजेपी को जनता ऐसा धक्का लगाएगी कि वो सत्ता से हट जाएगी। ये उनके हक को छीनना चाहता बीजेपी, रिजर्वेशन खत्म करना चाहता। इसके लिए हम सब लोग को एकत्रित रहना है, जागरूक रहना है। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलने।
लागल दुनिया में धक्का बोला चूंकि विरोधी दलों के नेता आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करेगी, ये बात ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज नरेंद्र मोदी ने फिर जवाब दिया। सोलापुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, वो तो क्या, बाबा साहब अंबेडकर भी अब आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए विरोधी दलों के नेता जो झूठ फैला रहे हैं उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है। और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। मोदी की बात सही है, अब कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। इस चुनाव में कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम की कोशिश है कि किसी तरह बीजेपी पर यह बात चिपका दी जाए कि मोदी और उनकी पार्टी आरक्षण विरोधी है। अमित शाह का फेक वीडियो, राहुल और लालू के बयान इसी कैलकुलेटेड कैंपेन का हिस्सा हैं। लेकिन आजकल लोग काफी अवेयर हैं, सब समझते हैं कि डॉक्टर वीडियो क्या होते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, बयान क्यों दिए जाते हैं। लोग ये भी जानते हैं कि जहां तक आरक्षण का सवाल है, आज के जमाने में कोई इसे हटाने की बात न कहेगा, न कोई आरक्षण हटा सकता है, न कोई इसके बारे में सोच सकता है। और ये कोई आखिरी चुनाव तो है नहीं। बीजेपी को आगे भी चुनाव लड़ने हैं, आगे भी सरकारें बनानी है, आगे भी पार्टी चलानी है। इसीलिए ये नैरेटिव बिल्कुल बेकार का है कि मोदी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इस बात की शुरुआत लालू यादव ने बड़ी चतुराई से की थी। राहुल गांधी ने भी यही बात बड़ी चालाकी से फैलाने की कोशिश की। इसको 400 पार के नारे से जोड़ा। यह कहा मोदी इसीलिए 400 सीटें चाहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दें। लेकिन इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पहली बात तो यह कि मोदी को यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, यहीं चुनाव लड़ने हैं। और दूसरी बात है कि ओबीसी, दलित, एससी, एसटी को लेकर मोदी का पिछले 23 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। और अब मोदी ने यह कहकर काउंटर अटैक किया है कि कांग्रेस ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। चुनाव के मैदान में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बहस भी होती है, लेकिन फेक वीडियो बनाना, लोगों को गुमराह करना, यह अपराध है। इसीलिए ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। न सिर्फ ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बल्कि इस बात की गहराई में भी जाना चाहिए कि किसने ऐसा वीडियो बनवाया और झूठ किसने फैलाया। वैसे तो मैं मानता हूं कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस का एक और उम्मीदवार मैदान छोड़ गया। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस लेने से आखिरी दिन आज अचानक अपना पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया था। अक्षय कांति ने गाजे बाजे के साथ पर्चा भरा था, फिर कैंपेन भी करने लगे थे। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। सुबह तक अक्षय कांति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे थे, लेकिन दोपहर में चुपचाप रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे
और नाम वापस लेने की दरखास्त लगा दी। नाम वापस लेने के बाद अक्षय कांति कैलाश विजयवर्गीय के साथ गाड़ी में बैठे। विजयवर्गीय गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अक्षय कांति पीछे की सीट पर बैठे थे। जब कैलाश विजयवर्गीय ने यह फोटो ट्वीट किया तब कांग्रेस के नेताओं को पता चला कि इंदौर में खेल हो गया। शाम होते होते अक्षय कांति बम बीजेपी के दफ्तर में पहुंच गए और मेंबरशिप की रसीद कटवाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अक्षय बम ने कहा वो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, बस रास्ता बदला है। उन्होंने देश प्रेम और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के समभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़े के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। अक्षय कांति बम नाम वापस लेने का बम फोड़कर इंदौर से निकल गए और शाम को बीजेपी के दफ्तर में प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी तो वो चुनाव के झंडे बैनर फेंककर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे। लेकिन तब तक अक्षय कांति बम सियासी बम फोड़कर निकल चुके थे, अपना नाम वापस ले चुके थे। इसलिए कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लोगों पर गुस्सा उतारा। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव ने इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा को फोन लगाया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे खबर लगी, मेरे खबर थी, और वो उसके पहले निकल गया। देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? फर्स्ट पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सोचना चाहिए था। और मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा। पैसे की बात मत करो। काम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। आप पैसे वालों पे क्यों विश्वास करते हो? और रामकिशोर शुक्ला बोले मैं तो मिलकर लड़ा था वहां से। कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहा जो 30 साल से संघर्ष कर रहा। फोन पर जिलाध्यक्ष को सुनाने के बाद देवेंद्र यादव ने कैमरों के सामने खुलकर कहा जो हुआ उसमें बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के नेताओं की गलती है। देवेंद्र यादव खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने अक्षय कांति को टिकट दिया। अक्षय कांति इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन दलित हैं, पैसे वाले हैं, पहुंच भी है। देवेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस हाईकमान ने पैसे के चक्कर में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की और उसका नतीजा आज सामने है। देवेंद्र यादव ने कहा उन्हें पहले ही शक था कि उम्मीदवार आखिरी वक्त में मैदान छोड़ जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की बात बताई थी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी और आज खेल हो गया। जमीनी कार्यकर्ताओं को, वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अच्छे बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब बैठक हुई,
मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अच्छे बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अच्छे बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया, उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो। भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पैसे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो। मजे की बात यह कि इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसी इलाके से हैं। जीतू पटवारी ने ही अक्षय कांति को टिकट दिलवाया था, इसलिए जीतू पटवारी पर कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी के नेता भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज जीतू पटवारी ने कहा अक्षय कांति बीजेपी के प्रेशर से डर गए। उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का एक पुराना केस था जिसका डर दिखाया गया, हो सकता है उससे डर गए हो। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा दिया गया। जो मैलेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे प्रदेश की जनता से, मैं प्रार्थना करता हूं पूरे देश की और खासकर इंदौर की जनता से कि लोकतंत्र में आपको बिलीव है, विश्वास है, तो फिर इस तानाशाही के अगेंस्ट पूरे देश को, प्रदेश को खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमेंट किया और कांग्रेस की मुश्किल की असली वजह भी बताई। पुणे की रैली में मोदी ने कहा जो लोग कांग्रेस छोड़कर जाते हैं वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी पर अब माओवादियों का कब्जा हो गया है। मोदी ने कहा कांग्रेस के शहजादे आजकल जो बातें कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे को अब मजा आया आपको। इसी इंतजार में घर से निकले थे क्या? ये कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है।
इंदौर में कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों भाग गया, इसे समझने की जरूरत है। अब कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं कि वो कांग्रेस का था ही नहीं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के लाख मना करने के बावजूद उसे टिकट दिया गया, इसलिए यह तो होना ही था। बीजेपी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। सवाल यह है, कांग्रेस के नेता अपने आंख कान नाक बंद करके क्यों बैठे थे? बीजेपी वाले उनकी आंखों के सामने से कैंडिडेट उड़ा कर ले गए और उन्हें पता ही नहीं चला। ये अनएथिकल है, ये मॉरल है, इस पर बहस हो सकती है, पर कांग्रेस चौकन्नी नहीं है, चुनाव के दौरान भी अलर्ट नहीं है, इस पर दो राय नहीं हो सकती। इंदौर, खजुराहो और सूरत इसके एग्जाम्पल है। 3 जगह ऐसा हो गया और पार्टी सोती रही। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में कांग्रेस को बीजेपी जनता दल सेक्युलर अलायंस के खिलाफ एक बड़ा इशू मिल गया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के ग्रैंडसन और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल के आरोप कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा सवाल बन गए हैं। प्रज्वल हासन से जेडीएस के टिकट पर एक बार फिर चुनाव के मैदान में है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का और केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है प्रज्वल ने उनकी बेटी का भी एक्सप्लॉयटेशन किया। चुनाव के दौरान दर्ज हुई एफआईआर में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने भी बिजली की रफ्तार से काम किया। इस केस की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। हासन में 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। मतदान से पहले ही प्रज्वल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसे लेकर प्रज्वल की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई। उन्होंने इसे डीप फेक बताया। चुनाव के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए। अब कांग्रेस इसे देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बता रही है। कांग्रेस महिला मोर्चा ने आज प्रज्वल के खिलाफ बेंगलुरु और हासन में प्रोटेस्ट किया। प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, प्रियांक खरगे से लेकर पवन खेड़ा और असदुद्दीन ओवैसी तक सबने प्रज्वल रेवन्ना के बहाने बीजेपी पर हमला किया। प्रियंका ने आज कलबुर्गी की रैली में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। कहा, महिला सुरक्षा की चिंता जताने वाले प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को देश के बाहर कैसे जाने दिया। चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल तो बहुत बहकी बातें करने लगे हैं। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा, अगर इस तरह के आरोप किसी मुसलमान लड़के पर लगे होते तो लव जिहाद का मुद्दा बन जाता, यूएपीए के तहत केस दर्ज हो जाता। लेकिन ये काम
बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता ने किया है, इसलिए मोदी ने उसे जर्मनी भागने दिया। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2000 वीडियो बनाए, यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप बताइए, उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे और हमको बोल रहा कि मंगलसूत्र निकाल के हमको हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए, 2000 वीडियो बनाए उसने। गरीब बेचारी औरत परेशान है, मजलूम है, तकलीफ में है, तो इस जालिम ने उनका इस्तेसाल किया और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगने गए थे। और हर तरफ तमाशा यह है कि वो जब वीडियो निकले रातों रात जर्मनी भाग गया, रातों रात जर्मनी भाग गया। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। नरेंद्र मोदी बोल रहे मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, मैं नकोरे बाबा तू तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए हमारे को। अरे चुल्लू भर पानी में आप लोगों को डूब मरना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सोच लो आप, अगर ये हरकत मुसलमान करता तो क्या होता? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती, और क्या बोलते हैं उसपे, ये लव जिहाद है। प्रज्वल रेवन्ना के साथ उनके पिता एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज एच.डी. रेवन्ना सामने आए, उन्होंने कहा न वो कहीं भाग रहे हैं और न ही उनका बेटा कहीं भागा है। रेवन्ना ने कहा यह उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जब उनसे प्रज्वल के वापस आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो अपने पर्सनल काम से जर्मनी गया है और उन्हें नहीं पता कि वो कब लौटेगा। इन सब से डरकर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ, मैं यही हूँ ना। कानून का सामना करूंगा, उनको जो भी न्यायोचित लगे करने दीजिए। 4 से 5 साल पुराना मामला लाकर केस बना रहे हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। एसआईटी का गठन हो गया है, जांच करने दीजिए, जो है वो सामने आएगा। प्रज्वल को किसी काम से जाना था इसलिए वो गया है, उसको क्या पता था कि इस मामले में एफआईआर होगी या फिर एसआईटी जांच करेगी। जांच के लिए जब बुलाएंगे तो आ जाएगा, वो कब लौटेगा मैं नहीं कह सकता हूं। प्रज्वल का मामला गंभीर है, उसने जर्मनी भागकर शक को और गहरा कर दिया है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंडसन, एक पार्लियामेंट का मेंबर इस तरह के स्कैंडल में आरोपी हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। हासन के लोग बताते हैं कि यह शिकायत चुनाव से पहले भी सामने आई थी, इसके बावजूद उनके परिवार ने उन्हें चुनाव लड़ाने की जिद की। अब एक ही रास्ता है, प्रज्वल देश लौटे, अपने आप को पुलिस के हवाले करे, मामले की हाई लेवल इंक्वायरी हो और सच सामने आए, और अगर वो दोषी है तो उन्हें ऐसी सजा मिले जो एक नजीर बने। क्योंकि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और राजनीतिक परिवारों से हैं, उनके साथ किसी हालत में रियायत नहीं की जानी चाहिए और न ही उनके केस में किसी तरह की नरमी बरती जानी चाहिए। आज महाराष्ट्र में सियासी पारा काफी गर्म था। राहुल शेवाले, अरविंद सावंत, अनिल देसाई समेत महाविकास अघाड़ी और महायुति के कई उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किए। पर्चा भरने से पहले रोड शो हुए, रैलियां हुई। नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र में 3 रैलियां हुई। पुणे की रैली में आज मोदी ने पहली बार शरद पवार पर हमला किया। उन्होंने शरद पवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में शरद पवार को भटकती आत्मा करार दे दिया। साथियों, महाराष्ट्र ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है, और आज मुझे कुछ कहने से पहले, और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती,
जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई और 2019 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में एक स्थिर मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक जमाने में नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक दूसरे के प्रशंसक थे, दोस्त भी थे। अजित पवार बताते हैं कि शरद पवार ने 3 बार उन्हें मोदी के साथ जाने को कहा, प्लान बनाया, लेकिन हर बार पीछे हट गए। आज इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया और उन्हें भटकती आत्मा बता दिया।